सर मेक इन इंडिया का टारगेट ही ये था कि हम 2024 तक 25% अपना जीडीपी मैन्युफैक्चरिंग से लेकर आएंगे। एक तरफ मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ को बढ़ाना है, एट द सेम टाइम उसका सीधा बेनिफिट हिंदुस्तान के नौजवानों को मिले। और आज तो सर 15% से भी कम है। इनफैक्ट इट इज लोअर देन 2014 लेवल। कोई भी एक ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है जहां गवर्नमेंट बिजनेस चलाती हो। एक हिंदुस्तानी है, ये मत कीजिए भाई, सारा हमारा टैक्स का पैसा उसी में घुस जाएगा। तो अब बिहार से जब मुंबई आए, हाउ डिड यू गो ऑन टू बिकम अ 2 लाख करोड़ कंपनी? दोस्तों, बिहार के एक गरीब लड़के ने मुंबई के स्क्रैप बिजनेस से शुरुआत करके 2 लाख करोड़ का इंडस्ट्रियल एम्पायर खड़ा किया, जिसने भारत को ऑयल, गैस और मेटल में एक ग्लोबल पहचान दी। और आज हमने उनसे ये जाना है कि एक छोटे शहर का बच्चा बड़ी सोच से बड़ा काम कैसे कर सकता है, क्योंकि कहते हैं कि सपनों में इतनी ताकत होती है कि वो आपके हकीकत को बदल सकते हैं। टाटा ने इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां ली, बिरलाज ने इतनी कंपनियां ली। धीरू भाई सबसे ज्यादा प्रभावित करते थे। उनका एक पब्लिक इशू आ रहा था, बड़ा बोर्ड था, 60 करोड़ का पब्लिक इशू। हमको लगता था हम क्यों नहीं कर सकते। 97 में इंडिया से लंदन गया। मैंने कहा यहाँ कोई मेरे को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, मेरे को कुछ करना है तो हम लंदन जाके लिस्ट कराएंगे। आपने पैसों के घर में क्या इंपॉर्टेंट लेसन सीखे जो आज के लोगों को जानना बहुत जरूरी है? आप ये भ्रम में मत रहो कि कोई आपका दोस्त है, कोई आपका रिश्तेदार है। पैसा ही एक सत्य है। सर 2018 में जो ट्यूटिकोरिन में जो इंसिडेंट हुआ था, Closure of Vedanta's Sterlite copper unit in Tuticorin, 11 people have been killed and 65 seriously hurt. एंड यू वर एट द हेल्म ऑफ इट सर। पूरे हिंदुस्तान का हर बच्चा, हर आदमी बोलता है ये गलत हुआ है। दुनिया चाहती नहीं है कि हिंदुस्तान कॉपर बनाए। ये बात पक्का है कि हिंदुस्तान कहाँ से कहाँ चला जाता। आप इंडिया के बारे में इतना पैशनेटली बात करते हो, लेकिन सर आप लंदन में क्यों रहते हो? वापस क्यों नहीं आ जाते? अपने दोस्तों, ये चैनल ज़ेरो थिंक स्कूल का एक जॉइंट इनिशिएटिव है, जिसके जरिए हम भारत को वर्ल्ड क्लास बिजनेस और जियोपॉलिटिकल केस स्टडीज पढ़ाना चाहते हैं। तो अगर आप भी बिजनेस और जियोपॉलिटिकल केस स्टडीज पढ़ना चाहते हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो। आपके लिए तो ये फ्री है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बहुत ज़रूरी है। सर मैंने आपके बारे में बहुत सारा स्टोरी सुना है एंड आई एम श्योर एनीबडी इज वाचिंग दिस पॉडकास्ट इज ऑलरेडी हर्ड अबाउट योर स्टोरी। बट सर जस्ट टू सेट द कॉन्टेक्स्ट, जो भी लोग आपको पहली बार देख रहे हैं, सर जब बॉम्बे आए थे तो आपका प्लान क्या था? आपने किया क्या? पैसा कमाना। हाँ, मतलब कैसे कमाया सर आपने? पैसा तो कमाना ही दिमाग में बैठा हुआ था। तो जो समझते थे उस काम को, शुरू में तो कालवा देवी में जगह थी, वहाँ पे लॉज में थे। उसके बाद कुछ स्क्रैप बिहार से आता था, कुछ स्क्रैप यहाँ के केबल कंपनियों से लेते थे और लेके उसको भट्टी में बेचते थे। और बेच करके कभी नुकसान हुआ, ये हुआ, लेकिन काम हो रहा था। तो सर आपने ये गैप आइडेंटिफाई कैसे किया मार्केट में? क्योंकि जब भी कोई बिजनेस शुरू करता है तो पहले पता होना चाहिए कि मार्केट की जरूरत क्या है। तो अब बिहार से जब मुंबई आए तो आपने आइडेंटिफाई कैसे किया कि ये मार्केट में जरूरत है और बाद में आपने स्क्रैप का बिजनेस शुरू किया? हमारे बाबूजी जो थे वो अब स्क्रैप और लोगों से भी लेके जो वहाँ पे बॉम्बे से लोग जाते थे उनको माल बेचते थे। ओके। तो मेरे ध्यान में था, तो वही काम मैंने यहाँ भी देखा और यहाँ देख करके पटना से भी 1-2 ट्रक स्क्रैप एल्युमिनियम यहाँ भेजा। कुछ लोगों को फॉरेन इंपोर्टेड मटेरियल का अलॉटमेंट होता था। ओके। वो कैश में बेच देते थे। इसका मतलब क्या है सर? स्क्रैप का बिजनेस एग्जैक्टली काम कैसे करता है? स्क्रैप तो रिसाइकलिंग होती है ना, रिसाइकलिंग होती है। एल्युमिनियम है, कॉपर है, ये सब की रिसाइकलिंग होती है। और हिंदुस्तान में ये मेटल जो है इंपोर्ट बहुत होता है, तो वो लोगों को, छोटी छोटी फैक्ट्रियों को इंपोर्टेड माल भी मिलता था, तो वो यूज नहीं करते थे और बहुत सारा काम प्रीमियम में उसी को बेच देते थे। मतलब सर समझा नहीं मुझे, कैसे? जैसे उनको अलॉटमेंट हुआ कॉपर का या एल्युमिनियम का 10-20 टन का, कोई बिहार की कंपनियों को कोई मिला, वो मिला तो उनको अलॉटमेंट हुआ, वो 100 रुपये में हुआ। ओके। उसका मार्केट प्राइस 120 रुपये है। अलॉटमेंट मतलब क्या? गवर्नमेंट अलॉटमेंट करती थी। गवर्नमेंट मतलब कंपनी को बोलती थी कि आपको 100 रुपए में 10 टन कॉपर नहीं, वो MMTC होती थी, STC होती थी। इन लोगों को वो पुराने हिसाब से वैसे ही चलता था। ओके। आपने पूछा तो मैंने बताया कि मैंने आज के दिन सब खत्म हो गया है।
आजकल सब डिसमेंटल हो गया है, तो आप बोल रहे हैं कि लाइसेंस लेना पड़ता था। लाइसेंस लेना पड़ता ठीक था। है, आपने सही वर्ड यूज किया। तो मान लो इन्होंने 10 टन कॉपर ले लिया, तो उसके बाद वो ले लिया तो उसको आपको दिया जाता था, क्योंकि आप उसको यूज करें फैक्ट्री में, और करते भी थे। कभी कभी आदमी को यूज करके बनाने में इतना फायदा नहीं होता था, तो उसको एज इट इज बेचने में फायदा हो जाता था। तो आप वो लेके उन लोगों को बेचते थे जिनको कॉपर की जरूरत है। हाँ, जो बम्बई इतना बड़ा मार्केट था। हाँ, गॉट इट। हाँ, यहाँ बिक जाता था। तो आज के दिन तो सब काम प्रॉपर चैनल से होता है, बिल से माल बिकता है। उस समय तो 90% बिजनेस जो था वो कैश में ही होता था। ब्लैक में? ब्लैक नहीं कह सकते, अब मेरे हिसाब से तो वही सही था, कैश में काम होता था। ओके। 90% बिजनेस कैश में ही होता था, फिर उसको रेगुलराइज करते थे। मेरे को इतना आइडिया भी नहीं है, बट ये आज के दिन 100% फुल्ली रेगुलराइज है। करेक्ट। दैट इज द बिगेस्ट चेंज। सर, आपने बीच में बोला था दैट कॉपर इज द न्यू गोल्ड। इसका क्या मतलब है सर? ये तो मैं सही बोल रहा हूँ कि ये हिंदुस्तान को मेरा दिल कर रहा है कि इसको, मेरी इच्छा है कि हमारे यहाँ संस्कार भी है, हमारे यहाँ कला भी है, अमेरिका से भी आगे बढ़ सकता है, कॉपर की वजह चाइना से भी। ये सब बिलो द ग्राउंड है। हमारे यहाँ सारा कॉपर इतना भरा हुआ है। अब ये जब तक कि पब्लिक सेक्टर को आप प्राइवेटाइज नहीं करोगे, ये हमारे जो अधिकारी हैं, जो सिस्टम है, वो लोग क्या करते हैं, रुपए का 3 अठन्नी करते हैं। मतलब कैसे? कि भाई किसी कंपनी को बेचना है तो उसका बिल्डिंग अलग बेच दो, उसका कारखाना अलग बेच दो। आप देखिए जो हम लोगों को सफलता मिली, जो हम लोग गवर्नमेंट ने जो कंपनियां बेची, बड़े दिल से बेची। पैसा कमाना सिन लगता है, जो गवर्नमेंट के लोग भी हैं वो सोचते हैं ओ इतना पैसा कमा लिया। अरे पैसा कमाना सिन नहीं है, वो पैसा कमाएगा तो 4 गुना और लगाएगा। करेक्ट। उसी से देश आगे बढ़ेगा। तो जो हम बोल रहे हैं कि जैसे कॉपर है, हिंदुस्तान में गोल्ड है, इतना भरा हुआ है, इतनी बढ़िया बढ़िया कंपनियां हैं, भारत गोल्ड माइन है, हाटी गोल्ड माइन है, हिंदुस्तान कॉपर है, शिपिंग कॉरपोरेशन है, ये दुनिया को कहाँ से कहाँ ले जाएंगी। लेकिन आज हिंदुस्तान अपने जो हिंदुस्तान में पब्लिक सेक्टर है, वो ही हिंदुस्तान को सबसे बड़ी कंट्री बना सकते हैं। सबसे वो हर हालत में प्राइवेटाइज होनी चाहिए, वो एंटरप्रेन्योर के हाथ में जानी चाहिए, गवर्नमेंट उसमें इक्विटी अपनी रखे। बट सर, इंडिया तो एज सच जीडीपी के टर्म्स में तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन पर कैपिटा इनकम के टर्म्स में तो आगे नहीं बढ़ रहा है सर। बिकॉज लुक एट मेक इन इंडिया, नो, एंड आई नो दैट यू आर अ वेरी बिग एडवोकेट ऑफ मेक इन इंडिया। सर, मेक इन इंडिया का टारगेट ही ये था कि हम 2024 तक 25% अपना जीडीपी मैन्युफैक्चरिंग से लेकर आएंगे, और आज तो सर 15% से भी कम है। इनफैक्ट इट इज लोअर देन 2014 लेवल्स। तो और सर, जितने भी सारे दोस्तों से मैंने बात करा, जो इनफैक्ट मेरा एक दोस्त है नील, जिसने लेयर्स करके एक वॉच की कंपनी शुरू करी है, और उसने जब इंडिया में मैन्युफैक्चर करने की कोशिश करी तो सर उसको इतना तकलीफ हुआ कि मैन्युफैक्चरर से, और मैन्युफैक्चरर्स को इतना तकलीफ होता है सेटअप करने में कि उनकी तो हालत खराब हो जाती है, तो वो सीधा चले जाते हैं चाइना, बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा ईजी है। इनफैक्ट मेरा एक और दोस्त है जिसका नाम है जेसी, जिन्होंने एक रिंग बनाया हुआ है, स्मार्ट रिंग बनाया हुआ है। उन्होंने पूरी कोशिश करी कि वो इंडिया में मैन्युफैक्चर कर सके, बट वो कर ही नहीं पाते हैं, तो वो चाइना चले जाते हैं। तो सर, इंडिया का जो ग्रोथ स्टोरी है इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, वो तो आगे नहीं बढ़ रहा है सर। एंड मैन्युफैक्चरिंग के बिना हम चाइना जैसे कभी बन ही नहीं पाएंगे। तो सर, हाउ डू वी सॉल्व फॉर दिस? बहुत अच्छा बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये देखिए, ये कल्चरल का प्रॉब्लम है। यू नो, ओल्ड हैबिट डाई हार्ड, ओल्ड हैबिट डाई हार्ड। तो ये जो पूरी दुनिया जो आगे बढ़ी है, वो जो हमारे पास जो प्रकृति ने, नेचर ने हमको दिया है, उसी को हम यूज कर सकते हैं। करेक्ट। उसी को यूज करके हम आगे बढ़ सकते हैं। नॉट एक्सप्लॉइटिंग। करेक्ट। नॉट एक्सप्लॉइटिंग, यूजिंग देम। लाइक गाय से दूध निकालते हैं तो गाय को मारते नहीं है। करेक्ट। इन सस्टेनेबल मैनर। तो ये सस्टेनेबल पूरी दुनिया जो बिलो द ग्राउंड एंड अबव द ग्राउंड, बट कहाँ कर रहे हैं सर हम ये? उसी से आगे आई। जब जमीन के नीचे सोना है, चांदी है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, जिंक है, ऑयल, सभी चीज जमीन के नीचे में है, और ये अमेरिका उसी से आगे आया। करेक्ट। मिडिल ईस्ट जो है सारा का सारा 50 साल पहले क्या था? करेक्ट। जमीन के अंदर से तेल निकाला, उसके बाद आया आपका अबव द ग्राउंड खेती है।
खेती से आप सरवाइव कर सकते हैं, एक्सेल नहीं कर सकते। एक्सेल नहीं कर सकते। सरवाइव वो भी बहुत जरूरी है। आज हम लोग पहले इंपोर्ट करते थे, आज हम सेल्फ सफिशिएंट अपने खाने पीने की चीज़ों में है। उसके बाद टेक्नोलॉजी, जो आज के यंग लोग, जो सारी चीज़ें डिसरप्टिव हो गई हैं, नो सारी चीज़ें। अभी मैंने देखा कि आपको दिल्ली से जयपुर आधे घंटे में आप ट्रायल हुआ है, आधे घंटे में आपको एक ट्यूब जो वो पहुंचा रही है, जो एक आपकी टेक्नोलॉजी है। इंडिया को लोगों ने बहुत दबाया दुनिया में, और ऐसी कोई कंट्री नहीं है जिसको इतना दबाया गया। 500 साल मुगलों ने राज किया, 200 साल अंग्रेजों ने राज किया। उसके बाद हम लोग किसी से झगड़ा नहीं करते हैं, हम लोग अलाइन हैं। उसका भी एडवांटेज बहुत मिला कि पूरी दुनिया में आज कोई ऐसी पार्लियामेंट नहीं है जहां इंडियन एडवाइजर नहीं हो। इंडियन का माइंड है कि झंझट नहीं करता है, अलाइन करता है, वो किसी चीज़ को टेक ओवर नहीं करता है, उसकी आंखें जो है अच्छी हैं। तो इंडिया में जैसे हमने 25 साल पहले चालू किया कि नेचुरल रिसोर्सेज को डेवलप करना है, यहाँ तक कर दिया गया, फॉरेन के लोगों ने बना दिया कि माइनिंग जो है वो खराब शब्द है। माइनिंग जो है खराब शब्द है, वो अभी भी लोगों के जहन में बैठा हुआ, क्योंकि इतना उसके बिना आप कॉपर इंपोर्ट कर रहे हो। हिंदुस्तान में जितनी बढ़िया बिलो द ग्राउंड जियोलॉजी है और दुनिया में कहीं नहीं है। इसका मतलब क्या है सर, हमारे पास क्या क्या है जो हम रिसोर्स यूज नहीं कर रहे हैं? नहीं, नेचुरल हिसाब से ऐसी कोई भी चीज नहीं है। जैसे सोना सबसे ज्यादा इंडिया में है, चांदी बहुत अच्छी है, ऑयल एंड गैस है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, जितने फर्टिलाइजर हैं वो हैं, और जितनी भी चीजें आप देखिए इंडिया में। लेकिन वो ये जो आगे बढ़ने का काम है, सबसे जरूरी है कि अगर वो कंट्री तभी डेवलप करती है जबकि ट्रस्ट बिल्ट हो। नो बेनिफिट ऑफ डाउट वो एंटरप्रेन्योर को दिया जाए। जब कोई एंटरप्रेन्योर चालू करता है, उसके यहाँ आपने जीएसटी का बिल भरा कि नहीं भरा, आदमी आ जाते हैं कि भाई आप 1 लाख दे दीजिए, 2 लाख दे दीजिए, फिर उसको तंग करते हैं। तो उसका जो एनर्जी लेवल है वो डाउन हो जाता है। वो हर हालत में वो एनर्जी लेवल को कायम रखना है, उस एनर्जी लेवल को कायम रखना है। तो इसके कई तरीके भी हैं जो दुनिया ने किए हैं, कि बेनिफिट ऑफ डाउट, सेल्फ सर्टिफिकेशन, जो है कि आपको प्री अप्रूवल नहीं लेना पड़े, सब चीज आपका सेल्फ सर्टिफाइड है। दीज आर द नॉर्म्स, you follow that and people are disciplinary follow, and then after that it become a assessment. Got it. और उसको अच्छी तरह से चलाए। आज देखिए ना, हमने कभी लाइफ में सोचा नहीं था कि हम अच्छे प्लेनों में चढ़ेंगे। हम तो इंडियन लाइफ में चढ़ते थे। आज देखिए आसमान जो है स्वर्ग हो गया है। हम कभी सोचे नहीं थे कि लाइफ में कभी भी हम एयरपोर्ट पे टॉयलेट पे जाएंगे। आज हमारे एयरपोर्ट बिकॉज ऑफ प्राइवेटाइजेशन। मैं जनता को यही बोलना चाहता हूं कि देखिए, हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। डेमोक्रेटिक कंट्री में जो एंटरप्रेन्योर हैं उनका आप साथ दीजिए, उनको आगे बढ़ाइए। और ये सबसे बड़ी बात है कि जो पैसा कमा रहे हैं लोग, उनसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चढ़ेंगे, बड़े बड़े मकानों में रहेंगे, आलीशान अनाप शनाप पार्टियां करेंगे, उनसे बचें। उससे मैसेज गलत जाता है। अगर उससे बचेंगे तो यही दिमाग में आएगा कि आप जो पैसा कमा रहे हैं, आने वाले दिनों में वो समाज के काम में ही आने वाला है। करेक्ट। अल्टीमेटली तो वो आप साथ में तो लेके जाने वाले नहीं है, ये तो कहीं ना कहीं यूज होने वाला है। उससे क्या होता है कि जो मासेस है, मासेस का जो है वो दिल जलता नहीं है, दुखता नहीं है। ये आने वाले दिनों में अमेरिका में ऐसा हुआ भी है। मैं देखता हूँ बड़े आदमी सब सिंपल रहते हैं, सिंपल पता नहीं लगने देते हैं, बड़ा बड़ा काम करते हैं। डेमोक्रेटिक कंट्री में कोई भी एक ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है जहां गवर्नमेंट बिजनेस चलाती हो। एक हिंदुस्तान ही है कि वो गवर्नमेंट बिजनेस चला रही है। करेक्ट। ये मत कीजिए भाई, सारा हमारा टैक्स का पैसा उसी में घुस जाएगा। Correct. ये मैं नहीं बोल रहा है कि वो लोग होशियार नहीं है। हमारी कंपनियां आज जितनी भी चल रही हैं वो पब्लिक सेक्टर के अधिकारी लोग चला रहे हैं। ये ईश्वर ने, एक प्रकृति ने बनाया है, जिसका जो काम है वो उसी को करना चाहिए। करेक्ट। अगर दूसरा कोई करेगा उसमें आगे नहीं बढ़ेगा। तो आने वाले दिनों में सबसे जरूरी है कि जो बिलो द ग्राउंड है उसको सेल्फ सर्टिफिकेशन करके आगे बढ़ाइए।
गवर्नमेंट रेवेन्यू माइंडेड नहीं होनी चाहिए, प्रोडक्शन माइंडेड होनी चाहिए। बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, टेक्नोलॉजी के माध्यम से सब लोग हम लोग आगे बढ़ें। आप लोगों को कहीं भी जॉब मिले, किसी को भी, छोटा और बड़ा जॉब मत समझिए, वो जॉब आपकी शुरुआत है, उसी में से आपको नया फ्यूचर मिलता जाएगा, नई नई आशाएं खुलती जाएंगी। लड़कियों को, आज लड़कियां हमारे देश का सबसे ज़्यादा उद्धार करेंगी। मैं बार बार बोलता हूं कि अपने पेरेंट्स को, लड़कियों को जितना आप आगे बढ़ाएंगे, आपके परिवार को वो आगे बढ़ाएगी, आपके साथ वो रहेगी और वो बहुत सक्सेस लेके आएगी। करेक्ट सर। जब आपने ये स्क्रैप का बिजनेस शुरू करा, उसके बाद आप हाउ डिड यू गो ऑन टू बिकम अ 2 लाख करोड़ कंपनी? नो, क्या होता है कि आदमी एम्बिशियस तो रहता ही है, एम्बिशियस रहो। तो मैं जिस फैक्ट्री में स्क्रैप लेता था वो इंसॉल्वेंसी में चली गई थी, वो बैंकक्रप्ट हो गई थी। तो मेरी को इच्छा हो गई कि मैं उस कंपनी को ले लूं। तो आपने उस कंपनी को खरीद लिया? खरीद लिया। क्या बात कर रहे हो सर? कैसे, कितने में खरीदा आपने? मैंने को 1.5-2 साल लगे और इतना मैंने परसिवरेंस किया। मैं रात और दिन, वो हमारे एक मालवंकर थे वहाँ पे कोर्ट रिसीवर ऑफिस में, इंसॉल्वेंसी ऑफिस में, उनके पास रात दिन जाता था। और उनकी एक लड़की थे, लेकिन रात दिन जाता था। फिर पता चला सिंडिकेट बैंक का लोन है, सिंडिकेट बैंक के हमारे दिनकर पाई थे, उनके लिए पान लेके जाता था, उनको शाम को ड्रिंक कराने ले जाता था, उनके बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता था। वो बेचारे कुछ कर भी नहीं सकते थे, लेकिन मैं सपना देखता था। वो करते करते मैंने उस फैक्ट्री को 60 लाख रुपए में ली। तो लोन लेके आपने उस फैक्ट्री को खरीदा? तो उसमें पैसे 25% मैंने वो मालवंकर साहब से बात करके उसका सिस्टम बनवाया कि 25% पैसा देने से ही वो फैक्ट्री आपको पोजीशन में मिल सकती है। तो 15 लाख रुपए का इंतजाम, 4-5 लाख रुपए बाबूजी से भी लिए, हमारे पास भी कुछ पैसे हो गए थे। उसके बाद हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे, उन्होंने मेरे को बहुत काम सिखाया भी, उनके साथ काम भी किया। रसिक भाई, ठीक है, रसिक भाई शाह दलाल थे, उनसे 5 लाख रुपए लिया। हमारे एक मामा जी यहाँ रहते थे, उनसे भी मैंने रात दिन हाथ जोड़ के 5 लाख रुपए लिए। वो फैक्ट्री हमने ले ली। तो सर, जब वो फैक्ट्री बैंकरप्ट हो गई थी और आपने उस फैक्ट्री को खरीद लिया, तो आपने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से वो प्रॉफिटेबल हो गया? कोई भी चीज अगर आपको सस्ते में मिल जाती है तो आपको एक लीवरेज मिल जाता है। ओके। उसमें आप यू आर वन अप, ठीक है, क्योंकि आपको प्रेशर नहीं रहता है कि इतने कम में ली है, उसको सर्विस करने में आपको प्रेशर कम आता है। उसके बाद हमने जब वो फैक्ट्री खोली तो उसमें 20 लाख रुपए का स्क्रैप ही मिल गया। अच्छा। हाँ, आइडिया ही नहीं था। तो जो बैंकरप्ट हुआ उसको भी आइडिया नहीं था 20 लाख रुपए का स्क्रैप पड़ा? वो राणा शमशेर जंग बहादुर की थी। वो ऐसे जब काम आगे बढ़ना होता है तो हम ही निमित्त बनते हैं। 20 लाख वो मिल गया, लेकिन उसके बाद भी कोई सक्सेस नहीं मिली। दत्ता सामंत की यूनियन थी, इतना झमेला था, लेकिन उससे काम सीखा। क्या होता है सर ये दत्ता सामंत का यूनियन? मतलब उस फैक्ट्री में 150 आदमी काम करते थे, ठीक है, घाटकों पर वो फैक्ट्री थी। तो दत्ता सामंत की यूनियन थी। दत्ता सामंत जो था वो सबसे बड़े यूनियन लीडर थे। तो उसके पास कोई भी जा नहीं सकता था, इतने वो, लेकिन हम लोग करेजियस थे। तो करते क्या थे सर? वो यूनियन कराते थे और लोगों को पैसे बढ़ा दो, लोगों को पैसे बढ़ाओ, ठीक है, लोग ये कराओ वो कराओ। डिसरप्शन था, वो डिसरप्शन था। तो ये सब काम सीखना बहुत जरूरी है। तो कैसे हैंडल किया सर आपने? वो करेज से सीखते चले गए, ऑन द जॉब, एज यू। पढ़ाई लिखाई सब चीज तो बाद में है, पहले तो आपका स्वभाव है। आपका स्वभाव कितना अच्छा है, आप कैसे लोगों का मन जीत लेते हैं, कैसे आप विनम्र रहते हैं, कोई बात करते हैं, कोई जोक करते हैं, कोई दिल लगाते हैं, तो उससे दरवाजा खुलता जाता है। लेकिन सर, वर्कर का अगर वेज बढ़ाना है तो अगर आप उनसे बात कर लो, वो तो यही बोलेंगे कि वेज तो बढ़ा ही दो। तो आपने उनको मनाया कैसे कि वेज नहीं बढ़ा सकते? ये तो पूरी दुनिया में यूनियन तो सिस्टम में है ना। आज के दिन ये आउटडेटेड हो गया है। ओके। पहले वो जितने भी पॉलिटिशियन हैं ये लोग, वही उनका एक स्टार्ट करने का तरीका था। करेक्ट। तो आपने मनाया कैसे उनको? वे ऑफ लाइफ है, उनके साथ लगे रहे, उनसे डरे नहीं। उनको बोला तंग कम करो, ये वो करो, तो कुछ यहाँ हुआ कुछ वहाँ हुआ, लेकिन ऐसा नहीं कोई सक्सेस मिल गई। अच्छा। 8-10 साल में नुकसान भी हुआ कोई इतना, लेकिन उससे आगे बढ़ते चले गए। कैसे आगे बढ़े सर आप? फिर उसमें हमको लगा कि ये केबल जो है इतना अच्छा बिजनेस नहीं है। टेलीफोन केबल का बहुत डिमांड हो गई। हाँ सर, 1970s में इंडिया ने प्राइवेटाइज कर दिया ना। हाँ, केबल मैन्युफैक्चर। हाँ,
तो आपने केबल मैन्युफैक्चरिंग शुरू केबल करा? मैन्युफैक्चरिंग चालू कर दी। और वहाँ से हिम्मत की काम है कि पैसे भी नहीं थे, बड़े बड़े लोग लगा रहे थे। तो ये हर मैंने देखा है कि जो काम कुछ डिफरेंट करो, सभी एंटरप्रेन्योर को बोलता हूँ कुछ डिफरेंट करो। तो डिफरेंट करने से आप भी डिफरेंट कर रहे हैं, डिफरेंट कर रहे हैं तो भीड़ में से अलग दिखना चाहिए, अलग दिखनी चाहिए। तो सर केबल आपने भीड़ से अलग कैसे बनाया? तो केबल टेक्नोलॉजी जरूरत थी। अमेरिका में जाके बैठे, अच्छा। वहाँ पे बहुत बैठे, कुछ समझ में भी नहीं आता था, अंग्रेजी बोलने भी नहीं आती थी, लेकिन एक मन में जो लगन थी, हाँ। उसी में लगे रहे। सारी फैक्ट्रियों को देखा, येलो बुक उसमें चलती थी। आप विश्वास नहीं करेंगे, येलो पेज को हम खा गए। उसमें ऐसा कोई नहीं जिसको हमने फोन नहीं किया। क्या फोन करके क्या पूछते थे आप? भाई ये टेलीफोन केबल कौन बनाता है, कौन करता है, क्या तो आप करता सीखने है? गए थे वहाँ पे? कहीं ना कहीं कोई और कोई था ही नहीं ना। इतनी गाली लोगों ने बाहर भी निकाल दिया, बात करने के लिए तैयार भी नहीं थे। लेकिन ये सब चीजें तो परीक्षाएं हैं। जब आदमी आगे बढ़ता है तो मैं हरदम बोलता हूँ वही आदमी आगे बढ़ता है। ईश्वर ही सब कुछ कराता है। ईश्वर परीक्षा लेता है कि आप उसके लायक है कि नहीं है। करेक्ट। क्योंकि जो नॉर्मल आदमी होता है उनको तो कोई ट्रबल देता नहीं है, वो तो अपना खाते पीते हुए सोते हुए निकल जाते हैं। करेक्ट। लेकिन जिसको आगे बढ़ाना है, जिसको ईश्वर अपने आप का हथियार बनाता है, अपने हाथ की तलवार बनाता है, अपने हाथ की बंदूक बनाता है, उसको परखता है। तो परखने के लिए आपको तकलीफ देता है। जब आप तकलीफ देता है, उस तकलीफ को आप कैसे रिजॉल्व करते हैं और कैसे उससे बाहर निकलते हैं, फिर वो आपके लिए दरवाजा खोल देता है। ये हमारी मनगढ़ंत कहानी हो सकती है, नहीं सर, ऐसा मैं बराबर तो सोचता है। हूँ, ऐसा मैं सोचता हूँ। तो सर तभी आप तो यूएस गए, तो जब यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने टेलीफोन केबल मैन्युफैक्चरिंग को प्राइवेटाइज कर दिया, तो आप उसको मैन्युफैक्चर कर पाए। लेकिन मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको टेक्नोलॉजिकल नो हाउ नहीं था, तो आप यूएस गए। तो यूएस जाके आपने काम सीखा कि एग्जैक्टली बनाते कैसे हैं। फिर आप आए और आपने बनाना शुरू कर दिया। नहीं, सीखा नहीं। वहाँ जो एसएक्स कंपनी थी, वो बहुत सारी कंपनियों को कॉन्टेक्ट किया, बट एक एसएक्स ऐसी कंपनी थी जिसमें कि उन्होंने दरवाजा खोल दिया, मिलने के लिए तैयार थे। उनसे पूछा भी कि कोई आपको प्लांट बंद हो गया आपका, उसकी मशीन हम खरीद सकते हैं। तो मैं जो क्या आदमी का बिहारी बुद्धि है, सिंपल लोग हैं, लोग कहीं ना कहीं दरवाजा खटखटाते रहते हैं। करेक्ट। तो जब वही दरवाजा खटखटाया, उनकी सेकेंड हैंड मशीनें ले ली, लेकर के वो इतना झमेला था, इतनी इंपोर्ट लाइसेंस, ये वो सेकेंड हैंड इक्विपमेंट लाना, इतना झमेला काम था। कस्टम ने फंसा दिया, इसने फंसा दिया। ये बात पक्का है कि हिंदुस्तान कहाँ से कहाँ चला जाता। ये जो है, अगर लाइसेंस राज ना ये होता तो। सिस्टम को आप स्क्रैप कर दो, ये सिस्टम को ही उठा दो। आप उठा दो, आप विश्वास करो, ये हमारे बच्चे, हमारे यंगस्टर इस कंट्री को कहाँ से कहाँ ले जाएंगे। हिंदुस्तान में से 5 लाख बच्चे फॉरेन में पढ़ने जाते हैं। मेरा दिल दुखता है। करेक्ट। हर बच्चा, माँ बाप जो है पेट काट काट करके 50,000 $60,000 $, पाउंड देते हैं उनको वहाँ पढ़ाने के लिए। हिंदुस्तान में क्या नहीं है। करेक्ट। हिंदुस्तान में ऐसी यूनिवर्सिटी बने। अब हम लोग हैं, नई विचार करते हैं, हम लोग नई फैक्ट्री लगाते हैं। इतना लोगों का मन खराब कर रखा है। जैसे हमारी भी इच्छा थी, लाइफ में एक ही इच्छा थी कि दुनिया की एक हार्वर्ड से बढ़िया, विद हमारे संस्कारों के साथ में एक यूनिवर्सिटी बनाए 2 लाख स्टूडेंट्स के लिए। मैं 10 बार गया हूँ हार्वर्ड। अफोर्डेबल 40% बच्चों को हम फ्री में पढ़ाएं, बहुत छोटे छोटे प्राइस में पढ़ाएं, और उनको फॉरेन से लोग यहाँ पढ़ने आए। तो ये भी हम करेंगे, करने के लिए तैयार हैं। और ये सारा करेज भी है, और इसमें जो मेरे को मजा आएगा वो मैं आगे आने वाले दिनों में देख रहा हूँ। 2 काम मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा है। एक तो मेरे दिमाग में है कि एक भी बच्चा वो बिना खाने पीने के भूखा नहीं रहे, उसमें संस्कार आवे, और अंग्रेजी गांव के बच्चे जरूर पढ़ें, उसमें कॉन्फिडेंस आता है। हर बच्चा, हर औरत, मेरी इच्छा है वो 10 से 15 हज़ार रुपया महीना कमाए। और तीसरा, वो ऐसी यूनिवर्सिटी बने जैसे नालंदा का नाम आज भी तक्षशिला, नालंदा का नाम हम लोग भूले नहीं है, उसको लोग भूले नहीं। और ऐसा बने जैसे कि 2 लाख स्टूडेंट्स के लिए कुछ एग्जीबिशन सेंटर भी बने, जिससे कि बच्चों को काम मिल जावे। करिश्मा चेंज हो जाएगा, ये दुनिया बदल देगी। ये सपने हम देख रहे हैं, सपने तो गवर्नमेंट भी साथ में लगी हुई है, सब साथ में लगे हुए हैं, हम भी साथ में लगे हुए हैं, होना ईश्वर के हाथ में है। लेकिन मन में सपना पूरा रखो, आगे बढ़ो, जीत आपकी है।
सर जब आपने ये केबल मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया, वहां से आप कॉपर में कैसे गए सर? कि केबल में रॉ मटेरियल कुछ था, तो कॉपर एंड एल्युमिनियम था, तो मेरे को कॉपर केबल में मार्जिन ज़्यादा अच्छा नहीं था। ठीक है। लेकिन मेरे को लगा ये कॉपर और एल्युमिनियम बनाना चाहिए। अंदर रॉ मटेरियल लगता है ना, जब हम खरीदते थे, तो मैंने उसमें दिमाग लगा के मैंने एल्युमिनियम का पहले काम चालू किया, बहुत डिफिकल्ट था। फिर मैंने कॉपर का काम चालू किया, फिर मेरे को लगा कॉपर चालू करते करते मैं माइनिंग का आदमी हो गया। तो आप पीछे जाते गए सप्लाई चेन? हाँ, अपने आप जाते चले गए। बट सर इसके लिए तो बहुत ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव होता है ना, कि जब आप बैकवर्ड इंटीग्रेशन करते हो तो आपको कैपिटल की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। आप ये देखिए, जो प्रकृति है, आपके पास अच्छा काम है ना, वो प्रकृति पैसे का झोला लेके आपके साथ खड़ी है। मैं अपने बच्चों के 2 बच्चे और वाइफ के साथ में 97 में इंडिया से लंदन गया। मैंने कहा यहाँ को मेरे को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, मेरे शेयर प्राइस भी पर बढ़ नहीं रही है, मेरे को कुछ करना है, तो हम लंदन जाके लिस्ट कराएंगे। क्यों सर? पता नहीं क्यों, एक मन में आ गया, यहाँ पर कोई पूछ नहीं रहा, वहाँ जाते हैं। वहाँ जाके कोई भी आदमी मेरा रिश्तेदार नहीं था, कोई दोस्त नहीं था। मेरी बीवी लोगों के पराठे बनाती थी, इन्वेस्टमेंट बैंकर, लॉयर, इन सब रोज रात दिन बात करते थे। और करके हमने वहाँ लिस्ट कराई, हमारी FTSE 100 कंपनी हुई। FTSE 100 कंपनी पूरी 100 लार्जेस्ट कंपनियों में से हम एक 17th पोजीशन पे थे। वाओ। और $35 बिलियन हमने वहाँ रेज किए। और उस कंपनियों, वो पैसे जो रेज किए, हमने वहाँ से मद्रास एल्यूमिनियम खरीदी, हमने बाल्को खरीदी, हमने हिंदुस्तान जिंक खरीदी, हमने सेसा गोवा खरीदी, इस तरह की 12 खरीदी। एल्युमिनियम का जो प्लांट हमने लगाया, कोई सोच भी नहीं सकता था। $10 बिलियन एल्युमिनियम के प्लांट में उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में लगाया। ईश्वर करा रहा था, मेरे हाथ में क्या शक्ति थी। ये 10 सालों में जो काम हो गया, होता ही चला गया। अच्छा, लोगों को मालूम भी नहीं पड़ रहा था कि कौन करा रहा है। और क्योंकि मैं कोई सामने भी नहीं आता था, किसी की जेलसी भी नहीं देखता था, वो हो गया। मैं सबसे ज्यादा गवर्नेंस के पीछे बहुत लगा रहता हूँ। हर हालत में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और मैं टैक्स भरने में भी बहुत पीछे नहीं रहता हूँ। आप विश्वास नहीं करेंगे, 10 साल में बीजेपी गवर्नमेंट में मैंने 5 लाख करोड़ रुपया टैक्स भरा, $50 बिलियन। क्या बात, लार्जेस्ट टैक्स भरा है। क्योंकि कॉपर पे, एल्युमिनियम पे जो भी जमीन से निकालते हैं, उसमें 40-50% टैक्स है। तो ये टैक्स भरा है, बहुत खुशी होती है। ब्रिजेस बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। बार बार लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज नहीं करती है, अरे ईश्वर कर रहा है, आराम से चल रहे हैं। तो ये आगे आने वाले दिनों में वेदांता कंपनी एक ख्वाब है, क्योंकि ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बना रही है। और हमारा आज क्लोज टू 2% GDP है, हम उसको और बढ़ाएं। हम चाहते हैं और भी और दूसरी कंपनियां आए। ये मेरा अब वो हम निकल गए, अभी चल उड़ जा रहे पंछी, आगे बढ़ो, वो मेरा भाव आ गया है कि आने वाले दिनों में हमने कर दिया, अब उसको वहाँ से निकल के अपने आप वो पतंग उड़े। और अच्छी है हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे जो लोग काम करते हैं, मैं इतना अपने आदमियों से प्रेम करता हूँ, वो इतने कॉन्शियस हैं। हमारे यहाँ बाय लार्ज यूनियन नहीं है, बाय लार्ज बहुत सारे लोग दूसरी जगह भी चले जाते हैं, उसमें मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। ऐसे लोग मेरे को लगता है कि वो आगे बढ़ें। मेरे यहाँ से वेदांता का एक आदमी भी आलसी नहीं है, वो काम करना चाहता है। एक आदमी नहीं ऐसा नहीं है जो कि आगे बढ़ना नहीं चाहता है। यही सब मेरा अचीवमेंट है। ब्यूटीफुल। सर आपकी जर्नी से अगर 3 इंपॉर्टेंट लेसन अगर किसी को दिया जाए, क्योंकि हमारी जनरेशन बहुत सारी चीजें सही कर रही है और बहुत सारी चीजें गलत कर रही है, तो आपके हिसाब से हमारी जनरेशन क्या गलत कर रही है? हमारे हिसाब से तो आज की जनरेशन बहुत अच्छा करे। हमारे टाइम में सब गलती करते थे। कुछ तो गलत कर रहे होंगे। हमारे टाइम में देखिए, एक तो है कि आज क्या हो सकता है, एरोगेंस और कम करें। हर चीज वो कोई सही ढंग से करते हैं, अगर उसको लोग एक्सेप्ट नहीं करते तो उनको गुस्सा आता है। थोड़ा सा उसमें शहद भी डालें, रास्ता भी निकालें। हरदम आप समझिए कि जो भी आपको काम करना है उसमें थोड़ी ऑयलिंग तो करनी पड़ेगी। आप सीधा बोलिए ब्रिक्स एंड मोटर से हम काम करेंगे, वो नहीं होगा।
सर ये इनफैक्ट मैं धीरूभाई अंबानी के बारे में पढ़ा था, ये बुक है गीता पिरामल का, जिसमें उन्होंने कहा था कि सब लोग ये सोचते थे कि जब मुंबई में इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं तो फिर धीरूभाई अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे मिल जाते थे। तो उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ उन्होंने बोली थी कि धीरूभाई अंबानी उन लोगों को सल्यूट करते थे जिनको कोई सल्यूट करता नहीं था, और वो लोगों से ऐसा बात करते थे जैसे कि वो लोग उनके परिवार का हिस्सा हो, और वो जब बाहर जाते तो जाके गिफ्ट्स लेकर आते थे। तो इन लोगों को लगता था कि अगर मैं किसी आदमी के लिए कुछ करूंगा आउट ऑफ द वे जाके तो वो सिर्फ धीरूभाई ही होगा, जिसकी वजह से तो जिस शहद की आप बात कर रहे हो ना, उस शहद के बारे में जितना मैंने बुक में पढ़ा है तो यही मैंने पढ़ा है। सर व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। लेजिटिमेट वे में वो लोगों को पैसा कमा के देते थे, कि उनको शेयर देते थे, हॉलीडे, कई कई तरह की बहुत बहुत नई नई स्कीम। आदमी का नेचर जब समझ में आ जाता है, उस नेचर के हिसाब से आप बिहेव करने लगते हैं, क्योंकि वो एक ही है। करेक्ट। हम लोग कॉलेज में एक लड़की हमको पसंद आ गई, आप जो नहीं हैं वो उसके हिसाब से आप बनने लगते हैं। आपको ड्राइविंग बिल्कुल पसंद नहीं है, उसको बहुत ड्राइविंग पसंद है, आप रात दिन ड्राइविंग की बात करेंगे। करेक्ट। नो, शादी के बाद से आप उलट हो जाए तो बोले हमको बाहर नहीं जाना है। तो ये जो आदमी होशियार होता है, जिसको आगे बढ़ना पड़ता है, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिसको कि जो नेचर है वो अपने आप का टूल्स बनाता है, आइडेंटिफाई करता है कि गणेश ऐसा है, उसको फ्यूल करेगा। अगर उसको काम, तो ईश्वर कभी कुछ काम करता नहीं, नेचर खुद कुछ काम नहीं करता है, वो करवाता है। तो ही आइडेंटिफाई पीपल, हजारों में से लाखों में से एक दो आदमी को पकड़ता है, उनको तैयार करता है, उनको स्ट्रांग करता है। वो स्ट्रांग करने का वन ऑफ द वेज उनको इतनी ट्रबल देता है, जो ट्रबल लेके पक जाते हैं वो, तब उनको बड़ी पिक्चर देता है। तो कह रहे हो जब नेचर आपको तकलीफ देता तो एरोगेंट मत बनो, सीख के लो, लेसन सीख लो। जो नहीं भी सीखा वो भी चल ही रहा है, लेकिन जो बहुत सारा आगे निकल गया, वो आगे निकल गया, उसको आइडेंटिफाई किया है, उसने उसके लिए काम किया है, उसने उसके लिए मेहनत की है। जनरली मैं बोल सकता हूँ कि लोग बोलते हैं कि लक से पैसा आ गया, तो थोड़ा बहुत कुछ आ सकता होगा, लेकिन मेहनत की बिगड़, हमको अपने को ऐसा माइंड सेट नहीं करना ही नहीं चाहिए। हमारे हाथ में क्या है, हमारे आपके हाथ में जो है वो करो। एक तो है कि आपके आसपास आप सोचो कि क्या, व्हाट इज कमिंग टू टेक यू फॉरवर्ड। नंबर 2, आपके अंदर में क्या स्किल है उसको आप देखो, ठीक है ना। नंबर 3, आप सर्वाइवल से आगे निकल जाओ, कि सर्वाइवल में आप स्ट्रगल करने लगोगे तो फिर आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। करेक्ट। एक बेस बना लो, उसके बाद उस लेवल पे आ गए, फिर वहां पे आपके पंख खुलने लगेंगे, पंख खुलने लगेंगे, फिर तो दुनिया आपकी है। सर 2018 में जो ट्यूटिकोरिन में जो इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद, उसके पहले इंडिया वाज अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ कॉपर, और उसके बाद इंडिया बिकेम एन इंपोर्टर ऑफ कॉपर, एंड दैट to me is one of the biggest failures of India as a nation, because we turned an asset into a liability, which is copper, and you were at the helm of it, sir. So what exactly happened over there, and how did the story turn around? नहीं, ये देखिए, ये एंटरप्रेन्योर होते हैं ना, अभी तो मैं तो उसको भूल भी गया हूँ, क्योंकि जो हमने क्रिएटिविटी की, फर्स्ट टाइम इन इंडिया हमने कॉपर स्मेल्टर लगाया, तो ये दुनिया चाहती नहीं है कि हिंदुस्तान कॉपर बनाए, हिंदुस्तान ये सब प्रोडक्ट बनाए, बोलते इंपोर्ट कर लो। क्यों सर? उनको फायदा है, क्योंकि फॉरेनर्स को फायदा है। हाँ, क्योंकि सर अगर इंडिया में बनने लगेगा तो और इतना भ्रम पैदा कर दिया। कैसे किया सर? ये भ्रम पैदा कर दिया कि ये भाई एनवायरनमेंट का भ्रम पैदा कर देते हैं। तो आज के दिन खत्म हो गया है। जैसे हमारे बच्चों को भी बताया जाता था कि माइनिंग खराब है, ये हमारे क्या अनर्थ हो रहा था, फिर हम लोग जिएंगे कैसे। तो ये सब चेंज हो रहा है। वो भी हो सकता है कि पॉलिटिक्स जो कुछ होना था वो हो गया। आज ये बता सकता हूँ, मेरे लिए ये हो नहीं हो, मॉनेटरी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। करेक्ट। बट ये एग्जाम्पल सेट करता है। आज पूरे हिंदुस्तान का हर बच्चा, हर आदमी बोलता है ये गलत हुआ है। करेक्ट। वो गवर्नमेंट खुद भी बोल रही है, लोकल आदमी भी बोल रहे हैं। हम तो बाउंड्री वॉल पे खड़े हैं,
लोगों का नुकसान हो रहा है, लोगों का काम हो रहा है, हर चीज़ का टाइम होता है, समय होता है, हम लोग जल्दी में हैं। अब एनालाइज हम क्यों करने जाएं? हमको हो सकता है कि हमको इससे एग्जाम, क्योंकि हम कोई इस्टेब्लिश कंपनी नहीं थे, हम एंटरप्रेन्योर थे। काम चालू किया था, लगन से काम चालू किया था, जब तक कि उस फेलियर से हमको 5 और नई नई सक्सेस मिली, 5 चीज़ें। और ये सबसे अच्छा जरूरी है कि आप नया काम कहीं भी करें, 2 चीज़ बहुत ज़रूरी है। एक तो आप एनवायरनमेंट को हरदम माइंड में रखिए। एनवायरनमेंट ये सबसे बड़ी तपस्या है कि जब आप इस दुनिया में आए हैं, जब जाएंगे तो इसको और हरा भरा करके जाइए और अच्छे जाइए। और दूसरा, आपका एक ही काम है, गिव बैक टू द सोसाइटी। जिस सोसाइटी ने आपको बड़ा किया, हमारे जो नेबर हैं, जो हमारे पड़ोसी हैं आसपास, उनकी वजह से आप आगे आए। यू हैव टू गिव बैक टू देम। ये 2 चीज़ मैं हरदम माइंड में रखता हूँ। और सारे एंटरप्रेन्योर को मेरी रिक्वेस्ट भी है, जहाँ से आप आए हैं वहाँ पे प्लीज़ टेक केयर ऑफ द पीपल एंड मेक श्योर हर जगह आप कॉन्शियस रहिए। एक ट्री लगाइए, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कीजिए, क्योंकि हर काम को और अच्छी तरह से किया जा सकता है। तो ये जो आपको टुटीकोरिन का इतना खूबसूरत प्लांट है, वहाँ पे जब मैं टुटीकोरिन में गया था तो कुछ था नहीं। वो जान है लोगों की। कहीं कोई पॉलिटिक्स हुई, कहीं आप कोई क्रैश में फंस गए, पता नहीं अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मेरे को मालूम नहीं है। लेकिन मेरे लिए गवर्नमेंट सर्वोपरि है। ये गवर्नमेंट की जनता की आवाज़ है, जो भी जनता चाहेगी वही होगा। गॉट इट। तो सर, मैंने इनफैक्ट आपकी टीम से बात करा तो आपकी टीम ने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताई आपके बारे में कि आप हमेशा डिस्ट्रेस्ड फैक्ट्रीज को लेके उनको प्रॉफिटेबल बना देते थे। तो सर, आपने हाउ डू यू डू दैट? ये तो उसमें सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है, लेकिन पैसा कम लगता है। और जो चीज़ आपको 10-15 साल में आप उस लेवल पे पहुंचेंगे, आप डे 1 से पहुंच जाते हो। थोड़ा समझाओ सर उसको डिटेल में। भाई जैसे आप कोई नया काम को करते हैं, जिसमें कि आप नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो प्रोडक्ट जो है उस कंपनी बना रही है, वो नहीं बना पाई, वो फेल हो गई। उसने मान लो 100 करोड़ रुपए लगाए थे, आपने बिड करके उसको 20 करोड़ में ले लिया, तो आपका प्रेशर कम रहा। तो मेरा ये सबसे रहता है कि उस तरह की कंपनी दुनिया में और कहाँ चल रही है, उसको देख के आते हैं, उसको समझ के आते हैं, और वहाँ से 3-4 आदमी को उठा के ले आते हैं और उनको इतना पैसा देते हैं कि वो कहीं भी बाहर जाए नहीं, और वो हम लोग को रास्ता बताते हैं कैसे इस कंपनी को ठीक करें, और उस हिसाब से ठीक भी हो जाती है। तो ये मोटा मोटी है, मैं मोटा मोटी बता रहा हूँ। लेकिन ये हिंदुस्तान में आज के दिन भी 5000 कंपनियां जो है वो लिक्विडेशन में हैं। और ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी पॉलिसी निकाली है, आईबीसी प्रोसेस, इंडियन बैंक्रप्सी कोड। हाँ, उसमें ये बहुत अच्छा किया है। लेकिन इतना सिस्टम जो है, एक कंपनी को करने में 2-2, 3-3 साल लग जाते हैं। कम से कम 10 साल से तो बेटर ही है सर। हाँ, लेकिन फिर भी आप क्या बात कर रहे हैं? ये 5000 कंपनियों को चालू कर दो ना, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगा। पूरी दुनिया में जब बैंक्रप्सी से बिकती है, तो जो भी ऑक्शन में प्राइस आई वो ऑक्शन है। आपको 10% आया, 5% आया, आप लेके खत्म करो। और सिस्टम बना दिया, ये 5000 कंपनी। और आज के दिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी जुडिशरी का। जुडिशरी हमारी माई बाप है, वो भगवान का स्वरूप है। उनको भी आप समझ रहे हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योर, जो आज हिंदुस्तान में एक चीज सबके दिमाग में घुस गई है, तारीख पे तारीख। करेक्ट। छोटा आदमी से लेके बड़ा आदमी वो तारीख पे तारीख से परेशान हो जाता है। तो उसको लॉयर भी घुमाते रहते हैं। अगर वो जुडिशरी सिंपल तरीके से फास्ट डिसीजन ले, जो कि हमारी सबसे सक्षम जुडिशरी है, सबसे अच्छी जुडिशरी है। क्या बात कर रहे हो सर, ये तो मैं एग्री नहीं करता सर। मैं एज ए इंटेलेक्चुअल। कैसे सर? सिस्टम, क्योंकि बहुत क्वालिफाइड लोग हैं, काम को समझते हैं, लेकिन उनका जो मानसिक रूप है
उसको अगर चेंज करें, उसको चेंज करें कि डेट ज़्यादा नहीं दें, टेक ए डिसीजन, पॉजिटिव माइंड रख करके, बेनिफिट ऑफ डाउट कैन बी गिवन टू द पीपल। वी आर डेवलपिंग कंट्री ना, हम लोग डेवलपिंग कंट्री हैं, तो जो डेवलप हो गए हैं उनमें आप दुनिया भर का कर सकते हैं, पर डेवलपिंग कंट्री को तो आगे बढ़ना है, आप उसको आगे बढ़ाओ। अपना एक ही मकसद होना चाहिए कि 5,000 कंपनियां हैं, 5,000 की 5,000 कंपनी एक साल के अंदर में सब चालू हो जाए, आज एम्प्लॉयमेंट तो भी खत्म हो जाएगा। सर लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम जुडिशरी में भी ये है कि इनफैक्ट मैं कुछ स्टैट पढ़ रहा था जिसमें ये बताया जा रहा था कि सिविल केसेस 10-10 साल तक चलते हैं, क्रिमिनल केसेस 20-20 साल तक चलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट इंडिया में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। इनफैक्ट अगर आप आज किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, या फिर इनफैक्ट बहुत सारे क्रिएटर्स ऐसे हैं जो मेरे खुद के दोस्त हैं जो ब्रांड्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करती हैं ये बोल के कि ये स्पॉन्सरशिप के पैसे हैं, तो क्रिएटर ने सारा सब कुछ देने के बावजूद भी ब्रांड लास्ट मिनट बोल सकता है कि मैं पैसे दूंगा ही नहीं, तो क्रिएटर क्या करेगा, कोर्ट जाएगा, कोर्ट में जाएगा तो 5 साल लग जाएंगे। तो सर कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट ही अगर हमारे देश में इतना बुरा है तो सर देश आगे कैसे बढ़ेगा, क्योंकि बिजनेस तो कॉन्ट्रैक्ट पे ही चलता है। हाँ, लेकिन ये 2-4% ही केसेस ऐसे होते नहीं होंगे सर, 60% प्रोबेबिलिटी ऑफ योर हाँ। कॉन्ट्रैक्ट नॉट बीइंग एनफोर्स्ड बाय जुडिशरी। हाँ, ये जो फंडामेंटल तो जुडिशरी का ही है। हमारी जो जुडिशरी है इसको भी कंप्लीट अपने ट्रांसफॉर्म करें, कंप्लीट ऑनलाइन। जैसे लड़कियां जो लॉयर हैं वो बहुत अच्छी हैं, उनका कॉन्फिडेंस नहीं डेवलप होता है कि कोर्ट में जाके, आज कुछ परसेंटेज होगा लेडीज का, तो वो भी ऑनलाइन केस कर सकती हैं। कॉन्शियसनेस भी जो अगर हो सकता है, मेरे को इसके बारे में आइडिया नहीं है, लेकिन ये होना चाहिए। गवर्नमेंट है, जुडिशरी है, वो साथ में मिलकर बात करे। हम लोग डेवलपिंग कंट्री हैं, अगर जुडिशरी अगर फोकस रहे, क्योंकि सबसे ज़रूरी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, चाहे आप बता रहे हैं ब्रांड में हो, चाहे कोई क्लियरेंस में हो, कुछ भी हो, उसके जितने भी टाइम स्क्वीज करके, टाइम इज द फैक्टर। गॉट इट। सर व्हेन यू स्टार्टेड योर बिजनेस इन द इनिशियल डेज, तो आपने पैसों के घर में क्या इंपॉर्टेंट लेसन सीखे जो आज के लोगों को जानना बहुत जरूरी है? पैसा नहीं रहेगा, एक मैं बता सकता हूँ हर आदमी को, आप ये भ्रम में मत रहो कि कोई आपका दोस्त है, कोई आपका यार है, कोई आपका रिश्तेदार है, सब भ्रम है। पैसा ही एक सत्य है। क्या मतलब है सर इसका, जरा इन डेप्थ में बताइए ना। नो, जनरली पैसा जो है कॉन्शियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बिना कोई काम, आदमी इनसिक्योर रहता है, कोई काम आगे बढ़ता नहीं, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं बोलता हूँ हिंदुस्तान में स्टार्टअप से पहले जॉब है। जॉब सबसे इंपॉर्टेंट है। ये स्टार्टअप जो है उन्हीं लोगों के लिए जो थोड़ा सा पोजीशन में हो, वो चालू कर सकते हैं। करेक्ट। एक बार एक्सपोज हो गए तो फिर वापस पोजीशन पर आ नहीं सकते, आप फेंका जाएंगे, आप खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए जॉब लड़कियों को भी, आदमियों को भी, यह है कि जॉब आज के दिन मिल रहा है। जैसे आपको अगर जिस चीज में चॉइस हो, आप स्टार्टअप के यहाँ जॉब कर सकते हैं, तो उसका कल्चर आपको आएगा और एक आपके सर्वाइवल से आप आगे बढ़ जाएंगे। सर्वाइवल से आगे बढ़ जाएंगे। हर आदमी पूछता है हम बिजनेस कैसे करें, हम बिजनेस कैसे आगे बढ़ाएं। तो मैं पहले बोलता हूँ आपके पास सर्वाइवल का एक पोजीशन है, फिर तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप सर्वाइवल की पोजीशन में नहीं है तो नथिंग लाइक ए जॉब ऑल्सो यू कैन डू like a co-entrepreneur. Correct. Co-entrepreneur is a very nice word. What do you mean by that, sir? Can you explain? So you work for the entrepreneur. You work with the entrepreneur. You understand him. आज जितने भी लोग आगे बढ़े हैं, आप फिल्म में भी देख लीजिए, जिन्होंने बड़े स्टूडियो में काम किया, बड़े एक्टरों के साथ काम किया, जिन्होंने सेट पे काम किया, उन्होंने काफी कुछ, जो लीडर उसे कैच कर लिया। करेक्ट। उसे कैच कर लिया, फिर उनमें खुद की क्षमता होती है, वो भी आगे बढ़ जाते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सर्वाइवल से आगे निकलिए। मनी इज अ बाय प्रोडक्ट। ये आप सोच लीजिए, अगर आप मेहनत से काम करेंगे और आप सफल हुए कि नहीं हुए बार बार देखेंगे तो सफलता मिलेगी नहीं। सफलता तो आपके पीछे पीछे भाग रही है। करेक्ट। सफलता तो अब लक्ष्मी जी जो हैं,
आप लक्ष्मी जी के पीछे भागेंगे तो लक्ष्मी जी कभी पकड़ में नहीं आएंगी। करेक्ट। आप काम करते रहिए, अच्छा काम कीजिए, करते जाइए, लक्ष्मी जी तो भाग करके आपके पास आ जाएंगी। ये मेरा अनुभव है, ये मेरा विचार है। और करेजियस रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप जब आदमी के अंदर से भय निकल जाता है, भय का इंग्लिश वर्ड क्या होता है? फियर। अगर फियर निकल गया तो आपको इतना आप आगे बढ़ेंगे, प्रगति आ जाएगी, आप आगे बढ़ते जाएंगे। अगर फियर से ही आप आगे, फियर अगर निकल गए, फियर मुक्त आप हो गए, तो आपको प्रगति मिलेगी। और आप हरदम नम्र रहिए। हरदम नम्र को क्या बोलते हैं, अपने हम्बल रहिए। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, आपने देखा है कि हमारे लायक क्या चीज है और मेरे लिए क्या बना है, उसी में चाहे छोटा हो, आप छोटे से छोटा काम करके देखिए, मेहनत कीजिए, लगन लगा के रखिए, वो आप देखिएगा अपने आप ही आपको नई नई अपॉर्चुनिटी देता जाएगा। सर, फियरलेस से मुझे याद आया कि उस टाइम पे जैसे हमारे लिए अभी स्टीव जॉब्स, इलॉन मस्क हो गए, यहाँ पे मुकेश अंबानी हो गए, तो ये लोग हमारे लिए लेजेंड्स हैं। लेकिन उस टाइम पे आपके लोग धीरूभाई अंबानी लेजेंड थे। तो सर, आपने धीरूभाई अंबानी से क्या सीखा जो आपने अपने बिजनेस में अप्लाई करा? जो लोग आते हैं एक्टर बनने के लिए बम्बई में, वो शाम को चाय की चुस्की पर यही बात करते हैं कि शाहरुख खान बनना है। यही है ना? तो आप ये बात कर रहे थे, हम लोग भी यही देखते थे जब हम लोग हिंदी पेपर पढ़ते थे। आर्यावर्त, प्रदीप, हमारे टाइम में हिंदी पेपर होते थे, पढ़ते तो देखते थे कि आरपी गोयनका ने इतनी कंपनियां ली, बिरलाज ने इतनी कंपनियां ली, टाटा ने इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां ली, ये सब काम चलते थे। तो हमको लगता था हम क्यों नहीं कर सकते, हम लोग के लिए हमारे टाइम के धीरू भाई सबसे ज्यादा प्रभावित करते थे। तो उनका एक पब्लिक इशू आ रहा था, बड़ा बोर्ड था, 60 करोड़ का पब्लिक इशू। मैं 60 करोड़, सपने में भी 60 करोड़ नहीं सोच सकता था। सर, आप धीरूभाई अंबानी से मिले भी थे ना? हाँ, हमारे लिए तो मैं भाई जो धीरू भाई से मिलने से इंस्पिरेशन होता था। वो एक बिजली का स्वरूप थे। अच्छा। हाँ, जो तो कैसे मिले सर आप? हाँ, ये चलते थे तो भाग के चलते थे, और हर काम को कोई न कोई बड़ा काम करते थे। उनका रहता था कि किसी तरह भी कोई भी रास्ता निकाल लेंगे। हमने जो सुना उनके बारे में कि तांबा काटे में यान का काम करते थे, उसके बाद उनको लगा कि हम लोग एक टेक्सटाइल में आगे जाएंगे, वो फैक्ट्रियाँ लगाए कैसे। तो हर चीज़ में एक जो एंटरप्रेन्योरशिप है, हम आपको बता सकते हैं हिंदुस्तान में बाय एंड लार्ज किसी में 10% है, किसी में 110% है। हर एंटरप्रेन्योर धीरू भाई है, आप विश्वास रखिए। वो गवर्नमेंट को पटापटू के अपने रास्ता निकाल लेते थे। आज गवर्नमेंट को अपने आप रास्ता दिखा रही है, रास्ता चौड़ा रखना है। हमारे अफसर लोगों को माइंड सेट एकदम क्लियर रखना है कि इन बच्चों को, इन लड़कियों को काम करने दें, उनको डिस्टर्ब करें ही नहीं। और जो मिडिल क्लास के जो आज इतना डिमांड है हर चीज़ का, क्योंकि चाइना बंद हो गया है, आज हर चीज़ इंडिया से वो लेना चाहते हैं, बड़ा काम करना चाहते हैं। और जो बैंक है उनके पास पैसे भरे हुए हैं, स्टार्टअप वाले हैं उनके पास पैसे भरे हुए हैं, वो पैसा देने के लिए तैयार हैं। तो आज जो अपॉर्चुनिटी आज है, आज पहले कभी आएगी नहीं, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना सबके नेचर में नहीं है। तो उन्होंने कैसे किया सर? व्हाट वाज सो स्पेशल? बिकॉज आप में और धीरूभाई अंबानी में एक चीज कॉमन है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन। आपने भी फैक्ट्रीज सेटअप किया, उन्होंने भी फैक्ट्री सेटअप किया, एंड देन इवेंचुअली बोथ ऑफ यू गाइस बिकेम द लेजेंड्स ऑफ इंडिया। सो हाउ डिड दैट हैपन? देखिए, आपको मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। मतलब क्या सर? मतलब वो राजा भोज हैं, कितने बड़े एंटरप्रेन्योर हैं वो, उन लोगों को वी लुक अप टू हिम ऑल द टाइम। उनके बराबरी हम नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। वी ऑलवेज लुक अप टू हिम। You know, he said the president, he opened the door. So definitely जो आदमी रहता है, उन्होंने भी बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया, हमने भी किया, जो भी उनसे सीखा। हम भी जो है एक ही काम समझते हैं
जो कि आज के एंटरप्रेन्योर बेटर कर सकते हैं, कि करेज भी रखते हैं, फियर को भी कम से कम फियर तो रहता है, फियर को कम से कम रखते हैं, अपने आदमियों पर पूरा भरोसा रखते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं, आगे से आगे बढ़ाते हैं, उनको अपनी हिस्सेदारी भी बनाते हैं। अपने आज का टाइम है कि सब लोगों को लोग हमारे जो काम करें, वो जो पहले ज़माने में था, यूनियन था, झमेला था, 2 नंबर में काम होता था, इतना टाइम वेस्ट होता था, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, ये सब खत्म हो गया है। जीएसटी आने के बाद सब चीज़ खत्म हो गई है। अब जो लास्ट की जो पूंछ बच गई है उसको भी निकालिए, निकाल के आज खत्म कीजिए। गॉट इट। सर, आप इंडिया के बारे में इतना पैशनेटली बात करते हो, लेकिन सर आप लंदन में क्यों रहते हो? वापस क्यों नहीं आ जाते? हम लंदन गए तो लंदन जाके वहाँ कंपनी लगाई, और वहाँ लगा के मैंने, कोई दुनिया में ऐसा होगा नहीं कि $35 बिलियन वहाँ से अमेरिका से रेज किए, वहाँ से यहाँ लगा के 60-70-80% इंडिया में लगाया, बाद में अफ्रीका में भी लगाया, और गलती भी हुई होगी, सही भी हुआ होगा, बट आज तक किसी भी एक आदमी का, सभी आदमियों ने इक्विटी में भी पैसे कमाए, सबने डेट में भी, हमने कभी डिफॉल्ट नहीं किए, बहुत आगे बढ़े। तो इतने सालों से वहाँ रह रहे हैं, आज के दिन भी बॉम्बे में रहेंगे तो कोई फैक्ट्री में तो जाना नहीं है, लोगों से मिलना है या फ़ोन से या जूम कॉल से बात करना है। तो एक सिस्टम में आ गया है, आने वाले दिनों में मेरे को लगता है कि अमेरिका एक जगह है जिसमें कि 60-70% वेल्थ दुनिया की वहाँ है, और लोगों को एजुकेट करना है इंडिया में कितनी अपॉर्चुनिटी है, कितना आगे बढ़ेंगे। उसके लिए मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन हम कोई भी स्ट्रक्चर बनाना चाहें वैसा स्ट्रक्चर बनाएं। जैसे हम लंदन में गए तो लोग डायरेक्टली इंडिया में पैसा लगाने में हिचक रहे थे 20 साल पहले, लेकिन अगर लंदन की कंपनी रहती है तो उसमें पैसा लगा रहे थे, उनको इंग्लिश कंपनी अच्छी लग रही थी। मैं पहले इंग्लिश नाम रख रहा था, बाद में मेरी माँ का नाम वेद है, मैंने पुश करके वेदांता नाम रख दिया। तो वेदांता इंग्लिश कंपनी की वजह से पैसा मिला। अभी मेरे को लगता है कि कोई पैसा चाहिए, पैसा यहाँ से भी ले सकते हैं, वहाँ भी ले सकते हैं। अगर अच्छा पैसा मिले, सस्ता पैसा मिले, तो अमेरिका इज द प्लेस जहाँ पे कि पीपल आर लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट एंड गेट द रिटर्न। और मेरे को लगता है टू मेक देम एजुकेट what is India, what is the future, what Indian companies are. I feel very confident. US में बहुत अच्छा एक चेन बनाना है जिससे कि उनको लगे कि इंडिया में इन्वेस्ट करना। मेरे को आज क्लियर नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में हमारी डॉटर भी बहुत कीन है, शी इज़ ऑल्सो गुड एंटरप्रेन्योर, और अगर वहाँ पे हम अपने आप को इस्टेब्लिश कर सके और वहाँ से बहुत बड़ा पैसा इंडिया में ला सके, आने वाले दिनों में मेरी बहुत इच्छा है कि हिंदुस्तान में सारा ऑयल एंड गैस बने। इतना भंडार है, आज 90% हम इंपोर्ट करते हैं। हमारे हिंदुस्तान में हमारा दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड जो है वो हिंदुस्तान ही कंज्यूम करता है, और हिंदुस्तान कुछ बनाता नहीं है। Correct. और सबसे अच्छा रिजर्व गोल्ड का यही है। सिल्वर है, सिल्वर आज हम बहुत अच्छा बना रहे हैं, सिल्वर को हम बनाएं, कॉपर हिंदुस्तान से यहाँ बनाएं, हम ऑप्टिकल फाइबर, हम जो रिन्यूएबल में हमारे सारे फैमिली मेंबर लगे हुए हैं, सब साथ लगे हुए हैं। रिन्यूएबल में हम नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, उसको हम आगे लेके आएँ। हिंदुस्तान में जो ट्रांसमिशन है आज 50% भी नहीं हो रहा, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम उसको आगे बढ़ाएं। हमारी बहुत इच्छा है ग्लास में जाने की। ग्लास विल चेंज द वर्ल्ड। आप चाहे ग्लास, why do you think glass will change the world? बिकॉज टीवी, लैपटॉप, सेलुलर फोन, डैशबोर्ड, हर जगह ग्लास है। उस ग्लास से बिना काम चलता नहीं। हिंदुस्तान पूरा आज इंपोर्ट कर रहा है, 10-15 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट कर रहा है। हमारी बहुत इच्छा है आने वाले दिनों में ये इंडिया में बने, सस्ता लोगों को लैपटॉप मिले, हर बच्चा जो 15 साल का हो गया उसको ऑटोमेटिकली लैपटॉप मिल जाए। दैट इज विंडो टू द वर्ल्ड। अगर 15 साल के बच्चे को लैपटॉप मिल गया तो वो अपने आप इतना आगे बढ़ जाएगा। तो मेरी बहुत इच्छा है, उसके लिए सस्ता चाहिए, वो महंगा लाखों का नहीं खरीद सकता है। करेक्ट।
तो हम लोग ग्लास यहाँ बनाना चालू करें। आने वाले दिनों में ये कंपनियाँ इंस्टीट्यूशन बनेगी। ये ईश्वर की बहुत कृपा है कि हमारा जो मैनेजमेंट है उस पर मेरे को बहुत गर्व है। हमारे यहाँ बहुत अच्छे लोग काम कर रहे हैं, बहुत आगे से आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग प्रेफर्ड एम्प्लॉई हैं। अगर स्कूल कॉलेज में हम जाते हैं बच्चों को लेने के लिए, सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं कि हम वेदांता के पास जाएं। और हमारे में इतनी क्षमता नहीं है और मेरे को लगता नहीं कि मैं इतना कैपेबल हूँ, लेकिन फिर भी एक परसेप्शन बना है कि अनिल अग्रवाल के साथ काम करना है। चाहे वो कोई एम्प्लॉय हो, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, चाहे गवर्नमेंट हो, हर आदमी को। हम अभी नॉर्थ ईस्ट के 8 चीफ मिनिस्टर से मिले। कितनी अच्छे स्टेट है हमारी ये हमारे मुकुट हैं। आने वाले दिनों में ये 8 स्टेट हमारे मुकुट होंगे। ये सब गुंडा फसाद गोली बारी, कोई चाइना कोई यहाँ, सब इधर उधर हो रहे थे। ये हमारे प्रधानमंत्री जी जौहरी हैं, उन्होंने इसको परखा और इसको एक साथ समेट करके ये यहाँ पे जो टूरिज्म आने वाला है, यहाँ पे ज़मीन के ऊपर जो चाय बनने वाली है, वहाँ के फ्लावर बनने वाले हैं, वहाँ पे जो वेजिटेबल होने वाले हैं, वहाँ की कला संस्कृति नाच गाना जो कुछ है हमारे वहाँ पे, जो अगर एजुकेशन सेंटर खुलें, वहाँ पे बहुत सी जगह एयरपोर्ट नहीं है, फ्लाइंग सर्विस चले। ये 8 राज्य जो हैं मेरे हिसाब से 1/10 ऑफ द कॉस्ट ऑफ द वर्ल्ड पीपल गो टूरिज्म कैन बी डेवलप। तो मेरा ये काम नहीं है, मैं तो अपने जो काम में लगा हूँ उसमें रह सकता हूँ। लेकिन अगर कोई भी आदमी उस काम को स्टार्ट करता है, मेरा पूरा सहयोग उसके साथ है। अगर मेरे को कुछ पैसा भी लगाना पड़े तो मैं लगाऊंगा। तो जहाँ जहाँ अपॉर्चुनिटी आएगी, जहाँ जैसे मेरे को अमेरिका की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी लगती है, उस दिशा में हम आगे जाएंगे। हमको लगता है कि नॉर्थ ईस्ट में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इंडिया में तो आज हम जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें हाईएस्ट ग्रोथ है, 15-16% ग्रोथ है। एल्युमिनियम इज टुमारोज मेटल। रिप्लेस करता है वो स्टील को, रिप्लेस करता है वुड को। तो ये आने वाले दिनों में इतनी इसकी इंडस्ट्रियाँ लगेगी। मैं कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी बिजनेस कभी नहीं करूँगा जब तक इट हेल्प द सोसाइटी। पहला मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, पैसा तो कमाना ही है, लेकिन ये हमारे समाज को साथ देगा और रोजगार पैदा करेगा, लोगों को हेल्प करेगा। ये कॉन्शियसनेस हो गया है, ये कॉन्शियसनेस ही आपको आगे बढ़ाता है। गॉट इट। सर आप मोदी जी से भी मिले हो ना? हाँ। कैसा लगा सर आपको? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस लाइक? नहीं, मोदी जी से जब मैं मिला, जब वो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं थे उस समय भी मिला, तो उसी समय मेरा एक था कि एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसका कि कोई गॉडफादर नहीं है। और वो जो उन्होंने जो अपने आप में इतना सेक्रीफाइस किया है। हर आदमी को एक तपस्या करनी पड़ती है कुछ बनने के लिए, एक तपस्या करनी पड़ती है। ये मेरे को भाव मालूम हुआ कि वो उन्हें तपस्या की है और तपस्या करके और निडर हैं, फियरलेस हैं। अरे पूरी दुनिया में आज हम सिर ऊंचा करके चल सकते हैं। हम तो भुक्तभोगी हैं, हम 30 सालों से वहाँ रह रहे हैं। उस टाइम में हम लोग को इंडियन बोलने में हमको शर्म आती थी। मोदी ने सर ब्रांड ही बदल दिया इंडिया का ब्रांड बदला और लोगों में विश्वास इतना जगाया, करेजियस हैं, आज स्वाभिमान से आए। लेकिन ये बात पक्की है कि इससे 10 गुना और आगे बढ़ सकता है, इतनी क्षमता है और वो चाहते हैं। हमारी एक ही बात है कि जब एक आदमी को सपोर्ट किया है, एक कुर्सी पे बैठा है, सभी पार्टियां मिलके उसको फुल सपोर्ट करें। लेट्स टेक बेस्ट आउट ऑफ हिम, इंस्टेड ऑफ उसकी जो क्षमता है उसको हम लोग लीक करें, इस काम में उस काम में, यहाँ वहाँ उनकी क्षमता जाए। एक ही दिशा में एक ही जगह बनेगा। जब पहाड़ से पे पानी गिरता है, मैंने बोला भी है, अगर वो 10 दिशाओं में गिरेगा तो कीचड़ बन जाएगा। एक ही दिशा में अगर वो चलेगा तो नदी बन जाएगी। करेक्ट। ये हमारे मोदी जी का है। ये ईश्वर ने की बहुत अच्छी देन है कि वो एक लीडर हैं, सबको साथ लेके चलते हैं। और जब हम लोग शुरू में काम करते थे तो व्यापारियों में डर बहुत था, आज वो डर निकल गया। पहले तो हम लोग छोटे व्यापारी लोग और छोटे स्टार्टअप वाले आगे बढ़ ही नहीं सकते थे। उनकी कोई कैपेबिलिटी नहीं थी, क्योंकि जब तक कि आपका कोई गॉडफादर नहीं हो,
कोई आपका साथ नहीं दे तो आप आगे बढ़ नहीं सकते हो। आज के दिन आप अपनी क्षमता पे, अपने कैलिबर पे आप आगे बढ़ सकते हो। ये हमारे मोदी जी ने किया है। बहुत कम मिलता हूँ, लेकिन जब भी मिलता हूँ तो उनकी आंखों से देखता हूँ कि कहीं ना कहीं उनका एक शुभ दृष्टि रहती है और उसी से बहुत प्रेरणा भी मिलती है, बहुत अच्छा भी लगता है। वंडरफुल, थैंक यू सो मच सर, आपने इतना टाइम दिया, इट वाज वंडरफुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू गणेश जी, आई विश यू वेरी बेस्ट। यू ऑल्सो हैव ए इनबॉर्न समथिंग है आप में जो लोगों को खुलवा देते। मैं खुल के इतना बात बहुत लाइफ टाइम में कम किया हूँ। अच्छा, हाँ, आपने खोला मेरे को। ये भी आप में कहीं ना कहीं कोई ट्रिक है, कहीं ना कहीं कोई आर्ट है। वेरी नाइस, आई विश यू वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट सर।